नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान अकेडमी में। काफ़ी अच्छा रिस्पांस के बाद ये यूपीएससी पीटी ओल्ड क्वेश्चंस जो हैं 1993 से अभी तक के डेट के लिए चल रहे हैं। और अभी का जो टॉपिक है वो है वन, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का, जिसमें संपूर्ण विश्लेषण होगा, साथ में व्याख्या होगी। और मैं दिनेश चौहान, आपको ये जो सफ़र होगा बहुत सुहाना होगा, बहुत मज़ा आएगा। और अगर इतना कर पाने में आप सक्षम होते हैं तो यकीन मानिए कि आप प्रीलिम्स 2020 के लिए अच्छे से तैयार हो जाएंगे। वैसे प्रीलिम्स जो है पोस्टपोन होने के कगार पर है, तो आपको अच्छा खासा मौका मिल जाएगा। और पारिस्थितिकी वन एवं पारिस्थितिकी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो जाता है, क्योंकि 40% लगभग क्वेश्चन पेपर जो है इसी पर निर्भर होता है ना। शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है और इसका क्रेडिट दिया जाता है पेपर सेटिंग करने के लिए वो हमारे अजीत सर को, कि जो अलग अलग जगहों से पेपर्स को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद फिर उसको सही तरह से समावेशित करते हैं। और फिर मैं आता हूँ आपकी व्याख्या के लिए। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आज का, मतलब कल हमने 20 तक कर दिया था, अब अगला प्रश्न है पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में कह रहा है, पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह, जिसे हम अपवेलिंग कहा जाता है, और ये क्यों का महत्वपूर्ण है, क्योंकि निम्नलिखित माध्यमों से समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। अब समझाना है, पहले प्रश्न को समझिए। पहली बार पढ़ने पे प्रश्न समझ में नहीं आएगा। कह रहा है पारितंत्र उत्पादकता संदर्भ में अगर बात करें, पारितंत्र जो होता है हमारे चारों इकोसिस्टम जो चारों होता है, वो जो उत्पन्न करता है चीज़ों को, उसके संदर्भ में रखते हुए समुद्री उत्प्रवाह क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यमों से समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। नंबर 1 पहला ऑप्शन दिया है, अपघटक सूक्ष्म जीवों को सतह पर लाकर, या पोषकों की सतह पर लाकर, या अर्धस्थलीय जीवों को सतह पर लाकर के। तो इस प्रश्न को सही करने के लिए कुछ चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी। पहले अपघटक सूक्ष्मजीवियों को सतह पर ला करके, अपघटक सूक्ष्मजीवी जानते हैं आप, होते हैं बहुत बड़े छोटे माइक्रो मतलब ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि किसी भी चीज़ को विघटन करने में सक्षम होते हैं। पोषकों को सतह पर ला करके, जो पोषक होते हैं उनको सतह पर लाना नीचे से ऊपर, या अर्धस्थलीय जीवों को सतह पर ला करके। ये 3 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। सबसे पहले मैं समझाना चाहता हूँ समुद्री उत्प्रवाह होता क्या है। एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि यह कम पोषण वाले जल को क्या करता है, पोषण युक्त जल में बदल देता है। इसे कहते हैं समुद्री उत्प्रवाह। अब समझ गए आप लोग। तो अगर ऐसी बात है तो इस प्रक्रिया से पादप प्लवक में क्या होगा, उत्पादकता बढ़ जाती है। और इसके अलावा जो अधस्थलीय जीव भी है इस क्षेत्र में समुद्री उत्पादकता को बढ़ा देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर सही ऑप्शन की बात करूँ तो अपघटक सूक्ष्मजीवियों को सतह पर लाके क्या ऐसा कुछ बनता है अपवेलिंग में? ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा बिल्कुल भी। इसके अलावा पोषकों को सतह पर ला करके, तो पोषकों को सतह पर ला करके भी एक चीज़ जो है ये अभी समझ में हमारे नहीं आ रही है, अभी इसको क्लियर करेंगे। तीसरा हम एक चीज़ जानते हैं पहले कि अगर ये वाला गलत है अपघटक सूक्ष्मजीवियों को सतह पर लाकर, क्योंकि समुद्री जो उत्प्रवाह होता है वह कम पोषण वाले जल को पोषण युक्त बना लेता है, तो अपघटक का कोई मतलब यहाँ नहीं रह जाता। तो इसलिए इसको हम हटाते हैं। तो हमारा ऑप्शन एक तो पूरी तरह गलत हो जाता है। अगला है अधस्थलीय जीवों को सतह पर ला करके। अगर अधस्थलीय जीवों को लाकर देखा जाए तो वह भी समुद्री उत्प्रवाह में सम्मिलित नहीं होता, तो ये भी गलत हो जाता है। तो जब ये गलत हो जाता है तो 2 और 3 भी गलत हो जाते हैं, और साथ में डी भी गलत हो जाता है। हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, वो केवल बी, अर्थात पोषकों को सतह पर ला करके ये चीज़ें हो सकती हैं। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब आप किसी भी चीज़ जगह पर जाते हैं, ठीक है, और आप पाते हैं कि समुद्री उत्प्रवाह जो होता है हमारा, वो कम पोषण वाले जल को अधिक पोषण बदल देता है, ठीक है। तो पादप प्लवक की उत्पादकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जो अधस्थलीय जीव हैं, ठीक है, इस समुद्री क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाते हैं ज़रूर, लेकिन वो सतह पर नहीं लाते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट था। काफ़ी अच्छा प्रश्न था और वजनदार प्रश्न में कहना चाहिए इसको। और जब तक इसको समुद्री उत्प्रवाह के साथ साथ कुछ चीज़ों का गहन अध्ययन नहीं होगा तब तक इसका पाना वो संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र के बनने का संभावित कारण क्या है? समझिए बात को। 1980 के समय में ये अंटार्कटिक के क्षेत्र में ओजोन छिद्र की व्यवस्था शुरू हो गई थी बनना, जो पहली बार 1980 में देखा गया था। और एनसीईआरटी 9th क्लास की एनसीईआरटी में दिया हुआ है अभी भी साइंस के चैप्टर में।
पहला है विशिष्ट क्षोभ मंडी विक्षोभ की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बनों का अंतर प्रवाह। दूसरा है विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र या समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर प्रवाह। ध्रुवीय वाताग्र तथा समतापी मंडलीय प्रवर्तकों की उपस्थिति तथा मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर प्रवाह। वैश्विक तापमान से ध्रुवीय प्रदेश में हुई तापमान वृद्धि। ये सारे के सारे यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो सबसे पहले कुछ गलत चुनिए, अगर गलत चुन सकते हैं तो आप समझ लीजिए कि काफ़ी अच्छा आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब ओजोन छिद्र जो है चिंता का विषय बन रहा है, और कहाँ है? अंटार्कटिक क्षेत्र में। अंटार्कटिक क्षेत्र खुद ही कहाँ पड़ता है? ध्रुवीय क्षेत्र में पड़ता है। तो पहला ऑप्शन देखिए, विशिष्ट क्षोभ मंडलीय विक्षोभ की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर प्रवाह। तो विशिष्ट क्षोभ मंडलीय विक्षोभ की स्थिति, ठीक है, ये जो है ये सही नहीं है, क्योंकि विशिष्ट क्षोभ मंडलीय विक्षोभ की स्थिति कुछ किसका फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, मैं मान सकता हूँ क्लोरोफ्लोरोकार्बनों का प्रवाह हो सकता है, लेकिन इस पे ये दिया तो गलत, सही ऑप्शन सही नहीं है। ऐसे विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर प्रवाह, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र हो सकते हैं और कहाँ पर? समताप मंडल में, क्योंकि जो आपका जो ओजोन छिद्र पाया जाता है वो लगभग आपके समताप मंडल के आसपास है। तो कुल मिलाकर के ध्रुवीय जो समताप मंडलों में क्या क्या होता है? नाइट्रिक एसिड होता है, आपको पता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ क्रिया करके क्लोरीन बनाता है, जो ओजोन के लिए, क्षय के लिए जिम्मेवार होता है। ये जानना बहुत जरूरी होता है हमारे लिए कि आप देखेंगे नाइट्रिक अम्ल हो जाता है हमारा। नाइट्रिक अम्ल क्या करता है? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ क्रिया करता है, CFC चाहता है, जो क्रिया करता है तो क्लोरीन निकलती है। क्लोरीन क्या करती है? ओजोन को क्षय के लिए जिम्मेवार होती है। तो इसका सबसे सही आंसर जो बनता है वो यही बनता है, ध्रुवीय वाताग्र समताप मंडलीय। ठीक है, और यहाँ पर समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति होती है, उसी की उपस्थिति में ही ये क्रिया कर पाते हैं। ठीक, और इसका देखिए दूसरा है ध्रुवीय वाताग्र, ठीक है, तथा समताप मंडलों की अनुपस्थिति तथा मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर प्रवाह। यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अनुपस्थिति कह दिया है, जबकि क्या होनी चाहिए? उपस्थिति होनी चाहिए। और वैश्विक तापमान में ध्रुवीय प्रदेश में वृद्धि, इसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं बनता है इससे। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा आपका विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बनों का अंतर प्रवाह होता है, जो वहाँ पर उसकी वजह से होता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रश्न था, और मुझे नहीं लगता कि जब तक आप इसके बारे में ढंग से अध्ययन ना करेंगे तो इसका सही ऑप्शन ढूंढ पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दो महत्वपूर्ण नदियां जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में है। ये क्वेश्चन पूछा गया है और नदी बेस पर क्वेश्चन है, लेकिन नदी के साथ साथ ये है आपके इकोलॉजी का प्रश्न बनता है। दो महत्वपूर्ण नदियाँ जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में है और जो उड़ीसा में दूसरे नाम से जानी जाती है, तथा दूसरी जिसका स्रोत उड़ीसा में है और समुद्र प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती है जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर है। यह वन्य जीव तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है, सुरक्षित क्षेत्र है। कौन सा स्थल है? देखिए यहाँ पर तीन चीज़ें मैं आपको बता दूं। पहली बात तो है कि अगर आपको नहीं भी आता तो एक चीज़ अगर आपको आती है कि उड़ीसा में कौन सा एक आरक्षित क्षेत्र कहें या कहें कि कौन सा एक बहुत फेमस जगह है वहाँ पर जैव विविधता के लिए, तो वह भितरकनिका है ना। अगर नहीं आता तो वैसे दो महत्वपूर्ण नदियों जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में है और दूसरा उड़ीसा में है। तो अगर इसकी बात करें तो आपको पता भितरकनिका आरक्षित क्षेत्र 1952 में बनाया गया था, एक जमींदारी व्यवस्था में था। ठीक है, और यह अभ्यारण्य जो था बैतरणी नदी एक आपको पता है, और एक है ब्राह्मणी नदी के संगम पर स्थित है। उसी नदियों की बात कर रहा है, अब बैतरणी नदी और ब्राह्मणी नदी की। अब बैतरणी नदी जो है वो आपको पता है कि उड़ीसा से निकलती है, ब्राह्मणी नदी मिल जाती है। ठीक है, ब्राह्मणी नदी का उद्गम जो होता है वो झारखंड में होता है। तो इसलिए दोनों जगहों पर एक चीज़ का विस्तृत हम कह सकते हैं, और उसका नाम क्या है? भितरकनिका। करेक्ट आंसर इसका हो गया भितरकनिका। ठीक है, तो थोड़ा सा आप मैप देखिएगा ब्राह्मणी नदी का और बैतरणी नदी का। ठीक है, और इनकी उद्गम स्थल देखिएगा तो याद रखिएगा ब्राह्मणी नदी जो है झारखंड से और बैतरणी उड़ीसा से निकलती है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर अगर मैं बात करूं तो है हमारा बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पर कह रहा, निम्नलिखित में से 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट, श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के प्रखर स्थलों के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। अब बताना है ऊपर दिए गए जो मानक है क्यों दी गई है, किस संदर्भ में सही कौन से हैं। भाई किसी भी जगह पर अगर हॉट स्पॉट माना जाता है तो क्यों माना जाता है? काफ़ी अच्छा है।
पहले मैं बता दूं कि हॉट स्पॉट के दौरान निर्धारित किए जाते हैं उसके लिए मुख्यतः 4 मानक होते हैं। यहाँ पर 6 मानक दिए हुए हैं। अगर आपको 4 मानक में से कुछ मानक आपको, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कुछ ऐसी चीज़ हटाइए इस पे जो कि नहीं है, तो हो सकता है आप इसको सही सॉल्व कर पाए। जैसे जाति बहुतायता, वानस्पतिक घनत्व, स्थानिकता, मानव जाति, वानस्पतिक महत्व, आशंका बोध और वनस्पति एवं प्राणी जात का उष्ण व आर्द्र परिस्थितियों के प्रति अनुकूलन। अगर इसमें देखेंगे तो सबसे पहले कुछ चीज़ों को पकड़िए आप। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, इस पे अगर एक क्वेश्चन, अगर एक या दो भी अगर आप गलत छांट पाए तो आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। जैसे आपको पता है इसमें कि सबसे महत्वपूर्ण है जो इसमें कि मान लीजिए आप इसमें से आशंका बोध हटा दीजिए, एक एग्जाम्पल के लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो भी आशंका बोध तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि शोषण की कोटि में आता है, नहीं इसे हटा नहीं सकते। चलिए दूसरा देखते हैं, स्थानिकता हटा दीजिए, स्थानिकता भी नहीं हटा सकते क्योंकि स्थान में ही जरूरी है। वानस्पतिक घनत्व हटा दीजिए, वानस्पतिक घनत्व का मतलब बन सकता है इसमें, क्योंकि जरूरी नहीं कि वानस्पति जरूरी हो वहाँ पर या वनस्पति हो ही वहाँ पर। तो वानस्पति को अगर मैं हटाता हूँ, दूसरे ऑप्शन को हटाता हूँ कि ये मैंने हटाया वानस्पतिक घनत्व को, क्योंकि वानस्पतिक घनत्व नहीं माना जाता है, क्योंकि वानस्पतिक घनत्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कॉमन एक जनरल सेंस की बात बता रहा हूँ, कोई विशेषज्ञता की बात नहीं बता रहा हूँ। तो 2 ऑप्शन अगर गलत है दूसरा वाला, तो ए गलत हो गया और आपका सीधे बी गलत होगा। अब 2 ऑप्शन बचे सी और डी। अब इस पे से कौन से सही हो सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं, दिमाग में लगाते हैं। सी में जो ऑप्शन है 1, 3, 5, तो एक देखते हैं जाति बहुतायता, बहुत ज़रूरी है। 3 की बात करते हैं तो स्थानिकता बहुत ज़रूरी है। 5 की बात करते हैं आशंका बोध, ये भी ज़रूरी है। लेकिन चौथे में बात पढ़ते हैं मानव जाति वानस्पतिक महत्व। तो आपको बता दूं कि ये मानव जाति वानस्पतिक महत्व का कोई ऐसा वर्णन नहीं मिलता है आपके हॉट स्पॉट या जैव विविधता के प्रखर स्थलों के लिए। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर होता है कि हमारा 1, 3 और 5, अर्थात जाति बहुतायता और स्थानिकता और आशंका बोध। आपको बता दूं इसमें मैं हॉट स्पॉट किसे कहते हैं। जैव विविधता के प्रखर स्थल को कुछ मानकों के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जैसे स्पीसीज या स्पीसीज की जो जातीय विविधता की संख्या वहाँ पर होनी चाहिए, और एंडेमिज्म या स्थानिकता की कोटि होनी चाहिए उस पर, और निम्नकरण एवं विखंडन के कारण आवास से संकट की कोटि हो रही हो या शोषण की कोटि हो रही हो। इस 4 ही आधार पर किसी को हम जैव विविधता के प्रखर हॉट स्पॉट मानते हैं। और अभी ये फिर से प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना है, क्योंकि हाल ही में बहुत सारे जगहों पर कुछ नए हॉट स्पॉट भी खोजे गए हैं। तो आपके लिए समझना भी इसको बहुत ज़रूरी पड़ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। 5वां प्रश्न है कि हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण सबसे उपयुक्त है। बहुत समझना जरूरी है इस चीज़ को, इसको अच्छे दिमाग में रखिए। कह रहा है हिमालय पर्वत प्रदेश में जो जाति विविधता की दृष्टि से बहुत समृद्ध है, और इस समृद्धि के लिए कौन से कारण सबसे उपयुक्त होते हैं। जैसे यहाँ अधिक वर्षा होती है जो प्रचुर वनस्पति वृद्धि को बढ़ावा देती है। यह विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। यह क्षेत्र में विदेशज तथा अतिक्रामक जातीय प्रवेश नहीं कराई जा गई हैं। यहाँ मनुष्यों का कम हस्तक्षेप है। तो बताइए ये अत्यंत समृद्ध क्यों है, सही कारण आपको क्या लगता है, ठीक है। चलिए इस कारण छांटते हैं। कारण छांटने के पहले कुछ चीज़ों की शुरुआत करते हैं। नंबर 1, यहाँ अधिक वर्षा होती है जो प्रचुर वनस्पति वृद्धि को बढ़ावा देती है। ऐसा सबसे उपयुक्त कारण नहीं बन सकता है। दूसरी बात करें, यहाँ विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है, इसको थोड़ा हद तक मान सकते हैं। अगला चलते, इस क्षेत्र में विदेशज जो है विदेशज तथा अतिक्रामक जातीय प्रवेश नहीं कराई गई हैं। और चौथा है, यहाँ मनुष्य का कम हस्तक्षेप है। तो चौथा तो बिल्कुल नहीं, मनुष्य जहाँ है हर जगह हस्तक्षेप कर चुका है वो। इस क्षेत्र में विदेशज तथा अतिक्रामक जातीय प्रवेश नहीं कराई गई हैं, ऐसा नहीं है, कराई जा चुकी हैं। एक बनता यहाँ पर एक कारण किया है, विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। कैसे, अगर मैं बात करूँ हिमालय पर्वत क्षेत्र, तो हम हिमालय को बांटते हैं ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर उसके बाद आते हैं हम शिवालिक वगैरह में, उसके बाद नीचे की नदियाँ या पठार में आ जाते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि कई प्रकार की चीज़ें यहाँ पर सम्मिलित हो जाती है। मैदान भी सम्मिलित होता है, पठार भी सम्मिलित, सब कुछ सम्मिलित हो जाता है। तो कई प्रकार की जो जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम माना जाता है, इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि हिमालय का जो क्षेत्र, आसपास का जो क्षेत्र है, वो काफ़ी ज़्यादा किया जा चुका है।
इसके लिए अब आपको मैं बताना चाहता हूँ एक और चीज़, हिमालय तथा इसके आसपास क्षेत्रों में कई जैव भौगोलिक स्थानों के संगम के रूप में इसे चिन्हित किया गया है और यहाँ वन जैसी विविधता है और जीव जंतुओं की भौगोलिक क्षेत्र के रूप में बहुत ज़्यादा समृद्ध माना जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ही हमारा होगा क्या, बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न करते हैं, है अपना छठा प्रश्न है। छठे प्रश्न का कहता है, भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई है। इस समृद्धि का क्या कारक तत्व हो सकते हैं? हो सकता है अभी इस बार फिर से प्रश्न आने की संभावना चाहे जिस रूप में आए, क्योंकि अभी देखा गया है कि कोरल रीफ वगैरह में जो कोरल ब्लीचिंग की समस्या बढ़ती जा रही है, उसके पीछे क्या वजह है क्या नहीं है, अभी हाल ही में खबर में था अखबार में। और जो कोरल होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वातावरण के लिए एक प्रकार से एक इंडिकेट का काम करते हैं, बताते हैं कि क्या हो रहा है वातावरण में, समझ में पता चल जाता है। छठा क्वेश्चन करते हैं, जैसे भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन हो रही है, ठीक है, तो ये शैवाल से आ रहा है, पर चिंता व्यक्त की गई है, इस क्या तत्व हो सकते हैं? तो एक पहला है ज्वार नदबुक में से पोषकों का प्रसाव, मानसून में भूमि से जल बहाव और समुद्र में उत्प्रवाह, ठीक है। अगर आप लोगों ने अपनी तैयारी कर रखी है, आपको लगता है कि आप बिल्कुल तैयार हैं, तो इसका सही ऑप्शन करके बताएं, तो आपको पता चल जाएगा इसका क्या है, कितना महत्व कितना महत्व नहीं है। तो अगर मैं इसको बात करूं तो इसके जो प्रश्न है, प्रश्न को थोड़ा ढंग से पढ़िएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि केवल एक और दो, केवल 2 और 3, 1 2 3। अब मैं आपको थोड़ा सा परिष्कार समझा दूं। पोषक पदार्थों की उपस्थिति शैवाल तीव्र वृद्धि करता है, आपको पता है। अगर पोषक तत्वों का प्रवाह शैवालों को अनुकूल होता है तब इसके फलस्वरूप एस्चुरी से लेकर समुद्र तक शैवालों का समूह जो होता है अस्तित्व प्रकट करता है। जैसे अब एस्चुरी भी देखिए आप, और मानसून के दौरान स्थलीय प्रवाह के साथ लवण बहकर जलाशयों में जाता है और शैवाल में वृद्धि सहायक होता है। समुद्री जल का उत्प्रवाह अत्यधिक मात्रा में पोषक पदार्थों का धारण करता है और शैवालों में अत्यधिक वृद्धि का कारण बनता है। अब देखिए इसमें तीनों चीज़ आ गई, समुद्र उत्प्रवाह, समुद्री जो उत्प्रवाह होता है तो अधिक मात्रा में पोषक पदार्थों को धारण करेगा। जब पोषक पदार्थों को धारण करेगा तो क्या होगा, वो शैवाल में अत्यधिक वृद्धि करेगा, पहला। दूसरा अगर बात करूँ, मानसून के दौरान स्थलीय प्रवाह के साथ लवण जाके जाएगा तो भी प्रवाह करेगा, बहुत सही है। और तीसरा है ज्वारनद मुख से पोषकों का प्रसाव। अगर मैं बात करूँ, जैसे आप एस्चुरी है, इसे लेकर के समुद्र तक शैवालों का समूह एक अस्तित्व प्राप्त करता है और उसके लिए अनुकूलन प्रदान करता है। तो इसके लिए मतलब ये हुआ कि हमारे तीनों के तीनों करेक्ट आंसर है। तो ये प्रश्न बहुत अच्छा था और अगर इसके बारे में आप और अच्छे से डिटेल पढ़ेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रियाएं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन की बात करें, जैव पदार्थों का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रियाएं, इसे बताना है कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं। अब अच्छा बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, प्रकाश संश्लेषण क्या कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है या नहीं जोड़ती, बताएं मुझे, ठीक है। तो अगर हमें एक चीज़ देखनी चाहिए, अब ये बहुत बेसिक प्रश्न है, हमारे छोटे छोटे एग्ज़ाम से संबंधित है। अगर हम छठी 7वीं क्लास का भी अगर स्टडी कर रखे होंगे तो हमें पता है कि ये जो समस्या है, प्रकाश संश्लेषण से हमें ऑक्सीजन निकलती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक ऑप्शन गलत हो जाता है, तो करेक्ट सीधे सीधे हो गए हमारे क्या, अगर मान लीजिए एक ऑप्शन में गलत कर दिया, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। तो अगर मैं इसको एक ऑप्शन गलत करूँ तो देखो क्या क्या कटता है, 1 कटा, 2 कटा। अब अगला हमारा है श्वसन, श्वसन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, बिल्कुल निकलती है। उसके बाद हमारा है जैव पदार्थों का अपक्षय होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, बिल्कुल निकलती है। और उसके अलावा है ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं तो भी निकलता है। ज्वालामुखी क्रियाओं से बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी ऐसी गैसें निकलती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, 2 3 और 4। तो श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय और ज्वालामुखी क्रियाएं, ये सही ऑप्शन हो गया हमारा सी। बता दूं, इसमें प्रकाश संश्लेषण से पृथ्वी से कार्बन डाइऑक्साइड दूर होता है, इसके भी श्वसन है, जैव पदार्थ अपक्षय है, ज्वालामुखी क्रियाएं हैं, ये सब कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती है। अगला प्रश्न कहते काफ़ी आसान प्रश्न था। अच्छा, अगला प्रश्न है, बलुई और लवणीय क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। अब ये प्रश्न आपको बना है ये वहाँ से जहाँ पर ये देखा जाता है कि
कौन से आवास में और किस प्रकार के प्राणियों का निवास होता है, किस प्रकार के प्राणी वहाँ रहते हैं, उसकी चर्चा हमें करनी है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसमें है कि बलुई और लवड़ी क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु के कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। पशु निम्नलिखित कौन सा हो सकता है? तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न माना जाता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो प्राकृतिक निवास बलुई और लवड़ी क्षेत्र में, और अगर इसको हम देखिए सामान्यतः खर कहते हैं, और ये बात हो रही है एक्चुअली में गधे की। ठीक है, तो ये जो करेक्ट आंसर है भारतीय वन गधा के बारे में है। होता ये है, इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप देखेंगे कि जब भी किसी भी जगह पर भारतीय वन गधे का प्राकृतिक निवास बलुई लवड़ी में क्षेत्र पाया जाता है, उसका खर कहा जाता है इसे। और ये गधे जो हैं अफ्रीकी वन गधों से थोड़ा सा भिन्न होते हैं, और इनका कोई परभक्षी नहीं, इनको कोई खाने वाला ऐसा है नहीं। लेकिन फिर भी अगर मैं देखा जाए यहाँ पर, तो ये है इनका आवास ध्वस्त होने के कारण इनका अस्तित्व खतरे में आया है। ये काफ़ी चर्चा में था भारतीय वन गधा, इसलिए इसको हम करते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैव विविधता के संबंध से है। जैव विविधता निम्नलिखित माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। अब इसमें समझाना है हमें कि जैव विविधता या जीव विविधता निम्नलिखित माध्यमों से मानव द्वारा, ठीक है, मानव अस्तित्व का एक आधार बनी हुई है। अगर मैं बात करूं तो इसकी वजह से वो पूछना चाह रहा है कि ये जो चीज़ें हैं कौन सी चीज़ें हैं जो कि मानव अस्तित्व के लिए एक बेस प्रदान करती हैं। चलिए इसमें बात करूं तो आप चलिए सबसे पहले देखते हैं इसमें। तो आपको पता होना चाहिए मृदा निर्माण, दूसरा मृदा अपरदन की रोकथाम, तीसरा अपशिष्ट का पुनः चक्र, चौथा सस्य परागण। ठीक है, चारों को समझते हैं। मृदा निर्माण, अगर मिट्टी का निर्माण होता है, जो मिट्टी के निर्माण से ही आगे की चीज़ें डेवलप होती हैं और एग्रीकल्चर होती है। मृदा अपरदन की रोकथाम, अगर इसमें मृदा अपरदन होता तो ये सही नहीं था, लेकिन अगर बात करें मृदा अपरदन की रोकथाम, तो रोकथाम से बहुत सारा अच्छा काम हो सकता है। अपशिष्ट का पुनः चक्रण, अपशिष्ट का पुनः चक्रण का मतलब ये हुआ कि जितने भी अपशिष्ट होते हैं इन सब का दोबारा अगर रिसाइकल हो जाता है तो भी अच्छा है। और सस्य परागण का मतलब है कि पोलिनेशन वगैरह जो क्रियाएं होती हैं जिसके कारण फूल पौधे पत्तियाँ जो भी उत्पन्न होती हैं। तो ये मैं अगर कहूँ तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो मानव अस्तित्व के लिए आधार नहीं है, अर्थात इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, अर्थात 1 2 3 4। ठीक है, चलिए अगले बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति नहीं है? अगर आप लोगों ने पढ़ाई की होगी इन सीटू और आउट सीटू की, ये वहाँ से संबंधित प्रश्न है, इन सीटू आउट सीटू से। इन सीटू और आउट सीटू थोड़ा समझा देता हूँ तो समझ में आएगा आप लोगों के। देखिए आपको बता दूं मैं, जैसे चिड़ियाघर है, वनस्पति उद्यान है, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अगर मैं इनकी चर्चा करूं एक एक करके तो आपको कुछ चीज़ें देखेंगी। इन सीटू का मतलब होता है कि किसी भी एक ही क्षेत्र में मतलब प्रजातियों को, जातियों को कहीं बाहर जो है नहीं लेके जाना, उसको वहीं पर क्या करना है? संरक्षित करना है। और आउट सीटू का मतलब होता है कि आपको क्या करना है? यहाँ से कोई एक प्रजाति को एक जगह से बाहर दूसरी जगह लेके जाना है। ठीक है, उसे कहते हैं हम आउट सीटू। तो अब बताइए मुझे, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जिसे बायोस्फीयर करते हैं, वनस्पति उद्यान, राष्ट्रीय पार्क, वन्य प्राणी अभ्यारण्य, इनमें बताना है कि इन सीटू नहीं है। अगर आप ढंग से देखें तो हमें सबसे पता चल जाता है कि इसमें राष्ट्रीय पार्क जो है या वनस्पति उद्यान है, बस नेशनल पार्क की अगर बात करें, चलो उठाते हैं, तो नेशनल पार्क वहीं होते हैं जहाँ जीव होते हैं, उनको उठा के नहीं ले जाता। वन्य प्राणी अभ्यारण्य में ऐसे ही होता है, जीवमंडल अच्छी चीज में ऐसे ही होता है। बस एक चीज़ है, वनस्पतिक उद्यान जो होता है या चिड़ियाघर और वनस्पतिक उद्यान जो एक्स सीटू संरक्षण पद्धति है, इसलिए इन सीटू पद्धति में नहीं आते। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? जो करेंगे उसको क्या करेंगे? वनस्पतिक उद्यान। ठीक है, चलिए जैसे आप लोग जाएंगे चिड़ियाघर वगैरह गए होंगे, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा मिलता है। अगला प्रश्न है, 2004 की सुनामी ने लोगों के महसूस करा दिया कि गरान, इसको हिंदी में गरान कहते हैं और इंग्लिश में इसको मैंग्रोव कहते हैं। तो इनको कहा जाता है मैंग्रोव और हिंदी में कहा जाता है गरान। तो अगर गरान आ जाए तो उसको गलत मत समझिएगा कि क्या छाप के रख दिया।
2004 की सुनामी ने लोगों को, देखो 2004 में सुनामी आई थी, क्वेश्चन 2011 में पूछा है कि 2004 की सुनामी ने लोगों को महसूस करा दिया कि गरान तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का कार्य कर सकते हैं। गरान सुरक्षा बाड़े के रूप में किस प्रकार कार्य करते हैं समझाना है। ठीक है, गरान, पहला ऑप्शन है, गरान अनुप होने से समुद्र और मानव बस्तियों के बीच एक ऐसा बड़ा क्षेत्र खड़ा हो जाता है जहां लोग ना तो रहते हैं ना जाते हैं। दूसरा, गरान भोजन और औषधि दोनों प्रकार प्रदान करते हैं जिनकी प्राकृतिक आपदा के बाद लोग जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगला, गरान के वृक्ष घने वितान के लंबे वृक्ष होते हैं जो चक्रवात और सुनामी के समय उत्तम सुरक्षा प्रदान करते हैं। और गरान के वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे से नहीं उखड़ते हैं। अब इसकी अगर सही ढंग से देखा जाए तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो सकता है, अगर मैं बताऊं तो सबसे अच्छा जो मुझे लगता है वो डी ही लग रहा है, क्योंकि बाकी जो हैं, जैसे पहला देखिए, बस्तियों के बीच ऐसा क्षेत्र हो जहां लोग ना आते जाते, ये उत्तम नहीं है 2004 के लिए। ना ही गरान भोजन या औषधि, ऐसा कुछ नहीं है। और ना ही चक्रवात सुनामी से उत्तम सुरक्षा प्रदान नहीं करते, बल्कि बात ये, गरान वृक्ष जो है सघन खड़े होते हैं, तूफान ज्वार भाटे नहीं उखड़ते। अगर वो नहीं उखड़ेंगे तो आप ये मानो कि जब बड़ी लहरें आएंगी, जब बाढ़ आएगी समुद्र में सुनामी लहरें आएंगी, तो सुनामी लहरें के जो वेग है वो उन झाड़ियों में, गरान की, मैंग्रोव की झाड़ियों में फंस जाएगा, जहाँ पर उसका वेग थोड़ा सा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो तटीय जो क्षेत्र है वहाँ पर जो शहर है, वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, उनके घर कम बर्बाद होंगे। और यही हुआ भी था 2004 में। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा डी होता है, क्योंकि मैंग्रोव पेड़ तूफान पर ज्वार भाटे में भी अपनी गहरी जड़ों के कारण नहीं उखड़ते और सुरक्षा बाड़े के रूप में खड़े रहते हैं, तो इसलिए हमारे लिए मैंग्रोव महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अगला चलते हैं, बात करते हैं 12वां प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ, जिसे IUCN कहते हैं। पहले तो आज आपको बताना है, आज का प्रश्न है, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि IUCN की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, अभी मैं बात कर रहा हूँ आपको प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक्स। यही प्रश्न मैंने कल पूछा था कि रेड डाटा बुक्स कौन जारी करती है। में निम्नलिखित सूचियाँ सम्मिलित की जाती हैं। अब देखिए, अगर आप लोगों ने कल मेरे प्रश्न पर ध्यान दिया होगा तो आज आपको ये प्रश्न बन रहा होता। इसलिए कहा जाता है कि पुराने प्रश्नों को सॉल्व करना बहुत अच्छा होता है, पुराने प्रश्नों को लगाना जरूरी होता है। उससे पता चलता है सच में मार्गदर्शक, आपके गुरु, जो सबसे बड़े गुरु होते हैं, सबसे बड़ी कोचिंग, सबसे बड़ी किताब है, वो है आपकी पुराने सालों के प्रश्न पत्र। कोई टीचर कुछ भी कहे कि ये पढ़ लो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप वो पढ़िए जो आपके पुराने प्रश्न पत्रों में बताता है कि मैं यहाँ से पूछ रहा हूँ भाई, मुझे यहाँ से पढ़ो। टीचर कुछ भी बताए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये पढ़ो, पढ़ना ही नहीं। पहले आपके पास अगर प्रश्न पत्र उपलब्ध हैं, आप देखिए करीब 25 से 30 साल के प्रश्न पत्र उपलब्ध हैं, तो आप देखिए ना क्या पूछ क्या रहा है वो कह रहा। तो रेड डाटा बुक्स है, तो रेड डाटा बुक्स में निम्नलिखित सूचियां सम्मिलित की जाती हैं। पहला, जैव विविधता के प्रखर स्थलों में विद्यमान स्थानिक पौधों और पशु जातियों की सूची। दूसरा, संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूची। तीसरा, विभिन्न देशों में प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण हेतु संरक्षित स्थलों की सूची। अब ये प्रश्न है 1, 2, 3, केवल 2 और 3 और केवल 3। इस प्रश्न को समझेंगे। रेड डाटा जो बुक जारी करता है, अगर इसको ढंग का देखा जाए तो जैव विविधता के प्रमुख प्रखर हॉट स्पॉट ये बिल्कुल नहीं जारी करता है। तो एक अगर गलत हो गया तो सिंपल सी बात है कि ये हमारा ए सही नहीं है, तो ये गलत हो गया। दूसरा, विभिन्न देशों में प्राकृतिक संसाधन संरक्षण स्थलों की सूची, ये भी नहीं जारी करता, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। बचा क्या? संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूची जारी करता। सिर्फ इसका करेक्ट आंसर इतना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा केवल और केवल बी, दूसरा सब, क्योंकि रेड डाटा बुक में केवल संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूची ही जारी की जाती है। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यता अधिक होती है। देखिए, उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांश, इसको पहले अक्षांशों को समझिए, बात को क्या कह रहा है। अक्षांशों की बात कर रहा है, जैसे आप मान लीजिए हमारा अर्थ है, अर्थ पर कुछ इमेजिनरी लाइन्स होती हैं, इन्हें इस प्रकार की जो लाइनें हम अक्षांश कहते हैं, और जो ये लाइनें होती हैं उन्हें हम देशांतर कहते हैं। ठीक है, तो अगर कह रहा है उच्चतर अक्षांश, तो मतलब उच्चतर अक्षांश यहाँ की चर्चा कर रहा है। ठीक है, और बात करें निम्नतर अक्षांश, तो यहाँ की चर्चा कर रहा है। तो कह रहा है उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता अधिक, समानता अधिक होती है। तो ये करेक्ट आंसर है। सही देखिए, ये जो पूरा का पूरा एरिया है, यहाँ बड़े बड़े वन हैं,
बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े वन पाए जाते हैं, अफ्रीका वगैरह पूरा इसी में आता है, अमेजन का पूरा जंगल इसी में आता है, तो बिल्कुल सही हो सकता है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है पर्वतीय प्रवणताओं। प्रवणताओं का मतलब होता है जो आपकी जो ग्रेडियंट्स होते हैं, ऊंचाई नीचाई जो कहते हैं, इसी से उच्चतर उन्नतासों की तुलना में निम्नतर उन्नतासों में जीव विविधता सामान्यता अधिक होती है। बड़ा से बड़ा हिंदी का प्रकांड विद्वान जो भी आपका एग्जाम दे रहा होगा उसको बहुत दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर समझने में कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। प्रश्न क्या रहा है, पर्वतीय प्रवणताओं में उच्चतर उन्नतासों की तुलना में निम्नतर उन्नतासों। अबे उन्नतास कभी पढ़े नहीं बच्चों ने, इसीलिए कहा जाता है प्रैक्टिस करो, ऐसे शब्दों से अपने आप को रूबरू करो, ऐसे शब्दों से अपने आप को बहुत ज़्यादा व्यवहारिक अपनाएं ताकि दिक्कत है। उन्नतासों का मतलब है उच्चतर उन्नतासों, ठीक है। उच्चतर उन्नतासों की अगर मैं चर्चा करूं तो कौन होते हैं उच्चतर? उच्च अक्षांश है, तो जो हो गया, ठीक है। उन्नतासों की तुलना में निम्नतर जैव विविधता अधिक होती है, बिल्कुल होती है। पर्वतीय प्रवणता में उच्चतर उन्नतास मतलब ऊंचे और उच्च उत्तर, और निम्नतर मतलब नीचे। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, हिमालय का ये जैसे ट्रांस हिमालय उच्चतर उन्नतास है, और ये हमारा ये है शिवालिक है, या मैं कहूँ जो आपका मध्य हिमालय है उसके नीचे, और तो ये निम्न उन्नतास हो गया। तो यहाँ जो जैव विविधता ज़्यादा होगी, यहाँ जैव विविधता कम होगी। ऐसे ही पृथ्वी पे अगर बात करें, पृथ्वी पे हम लाइन को खींचते हैं तो ये जो हमारे हैं, तो ये जो है उच्चतरी अक्षांश, यहाँ पर जैव विविधता कम होगी, यहाँ पर जैव विविधता क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसका करेक्ट आंसर है दोनों, ए और बी दोनों सही है इसमें, ठीक है। समझ के बात ना, मतलब हुआ भैया कि उच्च अक्षांशों की तुलना में जैव विविधता कम अक्षांशों में अधिक होती है, और उच्चतर अक्षांश पर निवास स्थान जो होता है बहुत ही कस्टर होता है, इसलिए वहाँ पर दिक्कत है। दूसरी चर्चा करूँ अगर पर्वतीय प्रवणताओं में, ठीक है, तो उच्चतर अक्षांश उन्नतासों की तुलना में निम्नतर उन्नतासों में जैव विविधता समानता अधिक होती है, तो ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ बन जाती है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संदर्भ निम्नलिखित केंद्रीय अधिनियम पर विचार कीजिए। अब ये कुछ केंद्रीय अधिनियम मतलब कुछ केंद्रीय कानून बनाए गए हैं, इन केंद्रीय कानून के बारे में चर्चा करनी है हमें, ठीक है, फिर उसके बारे में बताना है। अब आपके लिए बनता है कि अभी बहुत सारे कानून, बहुत सारे एक्ट जो है पारित किए गए हैं, जो 1927 का भी एक एक्ट है भारतीय वन अधिनियम, अभी चर्चा में था क्योंकि इसमें संशोधन की चर्चा की जा रही थी, तो ये भी एक महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। तो पहला प्रश्न है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित केंद्रीय अधिनियम पर विचार कीजिए। तो पहला है भारत आयात एवं निर्यात अधिनियम 1947, तो आयात एवं निर्यात अधिनियम 1947 एक। दूसरा खनिज एवं खनन एवं खनिज विकास निगम, यह अधिनियम 1957 है, और सीमा शुल्क अधिनियम है 1962, और भारतीय वन अधिनियम है 1937। अब इसमें बताना है कि किस अधिनियम से देश में जैव विविधता संरक्षण की दृष्टि महत्वपूर्ण है या अक्सर डालते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो केवल 1 और 3, 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4, अब बताना है क्या है इसमें। तो आप बताइए इसमें कि कौन से नियम देश में जैव विविधता संरक्षण की दृष्टि महत्वपूर्ण है अथवा उस पर असर डालते हैं। अगर इसको ढंग से देखेंगे आप, ठीक है, तो इस पर आयात एवं निर्यात अधिनियम 1947, आयात एवं निर्यात अधिनियम 1947 में भी अगर आप देखेंगे तो इसमें जैव विविधता से संबंधित चीज़ें कि कौन सी चीज़ों का आयात होगा, कौन सी चीज़ों का निर्यात होगा। इसके अलावा खनन एवं खनिज विकास नियम, अगर कहीं भी खनन और खनिज की कोई भी अगर परमिशन दी जाती है तो डेफिनेटली वहाँ पर चीज़ें की जाती हैं कि आपको कुछ भी करके आपको क्या करना है कि खनिज एवं खनिज विकास, जब भी कोई चीज़ का कहीं खनन करना है, कुछ करना है, तो वहाँ पर वन एवं पर्यावरण आ ही जाता है। सीमा शुल्क अधिनियम की बात करूँ तो सीमा शुल्क में भी देखते हो कस्टम वगैरह के लोग पकड़ लेते हैं, बहुत सारे जीव जंतुओं को लाते ले जाते हैं। और भारतीय वन अधिनियम जो है 1927 तो है ही। तो अगर मैं देखूं ढंग का तो ये इसका करेक्ट आंसर सी मुझे ऐसा लग रहा है कि 1, 2, 3, 4 चारों इसके सही हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी अधिनियम जैव विविधता संरक्षण की दृष्टि महत्वपूर्ण है, सभी अधिनियम जैव विविधता की दर को प्रभावित करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपको इसको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अभी जो मैं वीडियोज़ में बता रहा हूँ उसके बाद देखिएगा जब आपका पीटी होगा यूपीएससी का, उसके बाद आकलन करिएगा कि कितने क्वेश्चंस पर मैंने अपनी एक गेस किया था और कितने प्रश्न आपके उसमें फंसते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 15वां प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड। अब बताना है कौन से उत्सर्जन ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में
कोयला दहन से उत्सर्जित होते हैं। अगर आपको ये चीज़ पूछी गई है, उसका एक सिंपल सा मतलब था कि जैसे अब कहीं बिजली बनती है, ठीक है, तो अब आपको पता है अगर कहीं बिजली बनती है तो वो तापीय ऊष्मा ऊर्जा या उत्सर्जन ऊष्मीय शक्ति, ये बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग होता है हमारे लिए। अगर आपको पता होना चाहिए इसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड, ठीक है, तो ये सारे का सारा एनसीईआरटी का आपका 11th का 11वीं क्लास का चैप्टर से लिया गया इसमें, कि इसमें बताया गया कि ऊष्मीय शक्ति के जब संयंत्र में जब कोयला का दहन होता है, ठीक है, तो उस पर कोयला दहन से जो गैसें निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वाष्प निकलता है, नाइट्रोजन भी निकलती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, सल्फर ऑक्साइड निकलती है, फ्लाई ऐश निकलती है, मरकरी, या बहुत सारे धातुओं के कण निकलते हैं। तो इसमें अगर देखें तो कार्बन से बिल्कुल करेक्ट है, नाइट्रोजन ऑक्साइड चल गया, सल्फर ऑक्साइड, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो पहले डी बनेगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए बता दूं आपको, जब भी ऊष्मीय शक्ति संयंत्र का नियंत्रण या जहां भी संयंत्र लगाए जाते हैं तो कोयला का दहन किया जाता है। कोयला में बेसिक तौर पर जब उसको जलाते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या होता है हमारे बताओ कि कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा वहाँ पर वाष्प भी होता है, उसमें नाइट्रोजन भी होती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी निकलते हैं, सल्फर के ऑक्साइड भी निकलते हैं, और बाद में फ्लाई ऐश बनती है, मरकरी, ये अन्य धातुओं के कण भी निकलते। तो इतने तो आपको पता होने चाहिए, इसलिए मैंने इस चीज़ के बारे में चर्चा की। चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA, ठीक है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, अथॉरिटी भारत में कृषि संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। 2012 का प्रश्न शुरू कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए यूपीएससी का जो प्रश्न होता है हमेशा उस प्रश्न से आता है जहाँ भी देखते हैं कि वो उसका कुछ ना कुछ माध्यम या कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी बनी होती है जो कि हमेशा न्यूज़ में रहती है, ठीक है, उसका एक साल की जो संदर्भित न्यूज़ में होती है ज़्यादातर, वहीं से प्रश्न पूछा जाता है। तो ये चोरी की रोकथाम के लिए चीज़ें बनाई गई थी। तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत में कृषि संरक्षण से किस प्रकार सहायक करता है, तो ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन है NBA जैव चोरी को रोकता है तथा देशी और परंपरागत आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। कई बार हम देखते हैं कि कई जगह कस्टम इसको पकड़ती है। दूसरा, NBA कृषि पादपों के आनुवंशिक संशोधन पर चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रत्यक्ष मॉनिटर करता है और इसका निरीक्षण करता है। और तीसरा है, NBA की अनुशंसा के बिना आनुवंशिक जैविक संसाधनों से संबद्ध बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता। इस पर अगर थोड़ा चर्चा मैं करूँ तो आपको बताना चाहता हूँ मैं कि NBA जो है, ये जो एक प्रॉब्लम है यहाँ पर जो है, ये कृषि पादपों के आनुवंशिक संशोधन पर चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रत्यक्षता मॉनिटर करता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जैव चोरी को रोकने की कोशिश करता है, देशी परंपरागत आवास संसाधनों का संरक्षण करता है, जैविक अनुसंधानों में संबंधित बौद्धिक परंपरागत अधिकार हेतु आवेदन के लिए भी NBA का अनुदान है, लेकिन ये निरीक्षण नहीं करता, मॉनिटर और निरीक्षण नहीं करता प्रत्यक्षता। तो ये इसको अगर हटा दिया जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा C, बाकी सारे काम ये करता है, ठीक है। आपको बताना है कि NBA राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कब बनाया गया, ठीक है। अगला अपन चलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, यदि राष्ट्रीय जल मिशन सही ढंग से और पूर्णतः लागू किया जाए, सुनिएगा, अब ये प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि यदि राष्ट्रीय जल मिशन सही ढंग से और पूर्णतः लागू किया जाए तो देश पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला, शहरी क्षेत्र की जल आवश्यकताओं की आंशिक आपूर्ति अवशिष्ट जल के पुनर्चक्रण हो सके, ये वो बता सकता है जिसको राष्ट्रीय जल मिशन जिसने पढ़ा होगा। राष्ट्रीय जल मिशन के क्या क्या इम्पोर्टेंस है, राष्ट्रीय जल मिशन के क्या क्या उपयोगिताएं हैं या क्यों लाया गया था, ये सब चीज़ों को लेकर के। दूसरा, ऐसे समुद्र तटीय शहर जिनके पास जल के अपर्याप्त वैकल्पिक स्रोत हैं कि जल की आवश्यकताओं की आपूर्ति ऐसी समुचित प्रौद्योगिकी व्यवहार में लाकर की जा सकती है जो समुद्र जल को, मतलब कुल मिला के कहना चाह रहा है कि ऐसी चीज़ें बनाई जाएंगी, ऐसी तकनीक बनाई जाएगी जो समुद्र के जल को, मतलब खारे जल को मीठा बनाना, शुद्ध बात में। और हिमालय से उद्गमित जो सभी नदियाँ प्रादीपी भारत नदियों से थोड़ा जोड़ दी जाएँ। सरकार कृषकों के द्वारा भूमि जल निकालने के लिए बोरिंग से खोदे गए कुएँ, उन पर लगाई गई मोटर और पंप सेट पर बहन किए गए व्यय की पूरी तरह पूर्ति करे, उसकी जगह कुछ और लगाए। तो ये जो अगर ऑप्शन आते हैं हमारे पास, तो इसका अगर करेक्ट आंसर देखेंगे आप, तो राष्ट्रीय जल मिशन में आप क्या पाते हैं कि सही ढंग से लागू किया जाए तो शहरी क्षेत्रों में पानी की कमी को अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण पूरी की जा सकती है। अपशिष्ट जल का मतलब हुआ कि जब आप कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं जहाँ पर अवशिष्ट जो छोड़ते हैं, टॉयलेट का पानी, ये सब चीज़ों का पानी, तो ये है। दूसरा, समुद्र तटीय शहरों में जहाँ पानी के जो अपर्याप्त वैकल्पिक स्रोत हैं, प्रौद्योगिकी का विकास किया जाए, समुद्री जल को प्रयोग लायक बना जाए। ये दोनों बहुत अच्छे हैं और यही दोनों ही हमारे इसके चीज़ें हैं। बाकी जो भी चीज़ें हैं सब गलत है, मतलब 1 और 2 ही जो है सही हैं। बाकी जो हिमालय से नदी जोड़ो परियोजना इसमें है ही नहीं,
और ना ही ये किसानों को चीज़ें तो फालतू एक्स्ट्रा डाल दिया गया है। वैसे भी अगर 4 को अगर एलिमिनेट करते तो ये और ये हट जाता, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी है, 1 और 2। अगला है, जीव भार गैसीकरण को भारत में ऊर्जा संकट के संधारणी या सस्टेनेबल हलों में से एक समझा जाता है। जीव भार गैसीकरण को इस संदर्भ में कौन से कदम सही? अब अगर आपको पता होगा कि ये जो जीव भार गैसीकरण है क्या, ठीक है, इस ढंग को अगर समझा जाए तो आप पाएंगे कि जीव भार जो होता है हमारा क्या कहलाता है, क्या नहीं कहलाता, ठीक है। तो आप एक चीज़ देखिए इसमें, जैसे आप देखते हैं नारियल का आवरण हुआ, मूंगफली का छिलका हुआ, धान की भूसी हुई, ये है जीव भार गैसीकरण के लिए किया जा सकता है। और जीव भार गैसीकरण द्वारा उत्पन्न जो भी ज्वलनशील गैसों का प्रयोग है उसमें उत्पादन किया जा सकता है। और लेकिन इसके अंतर्गत इंजनों के प्रयोग में नहीं किया जा सकता। इनका एक बड़ी समस्या यही है, इसका ध्यान रखना। तो 39 में है कि नारियल छिलका, धान की भूसी, इसका उपयोग बिल्कुल किया जा सकता है। जीव भार गैसीकरण जनित ज्वलनशील गैसों में केवल हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं। तो ये जो एक प्रश्न इसने गलत बना दिया कि जीव भार गैसीकरण द्वारा जनित ज्वलनशील गैसों में केवल हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा नहीं है, केवल लगा के इसने गलत कर दिया, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। बाकी जीव भार गैसीकरण द्वारा ज्वलनशील गैसों को ऊष्मा उत्पादन सीधे उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अंतर्निर्जन नहीं कर सकते। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसका सही आंसर होगा आपका केवल 1 और 3, अर्थात इसका सही ऑप्शन होगा हमारा 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्यों पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है हमारा, इसकी अगर चर्चा करें, कहता है महासागरों का अम्लीकरण जो है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है, ठीक है। यह घटना क्यों चिंता का विषय है? अगर अम्लीकरण बढ़ेगा तो क्या प्रॉब्लम होगी इससे? अब अगर आपने थोड़ा सा भी चीज़ों को समझेंगे और थोड़ा सा अगर समुद्र विज्ञान और चीज़ों में थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा तो समझ पाएंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, समुद्री अम्लीकरण के कारण समुद्री जीव जैसे कोरल, एक होता है कोरल, फाइटोप्लैंक्टन, ये होते हैं। और जो ये होते हैं इसके कारण जीवों में वृद्धि, प्रजनन तथा उत्तरजीविता में कमी आएगी जब ये नहीं रहेंगे। दूसरी, समुद्री अम्लता के फलस्वरूप बादल बनने की जो प्रक्रिया भी घटित होती है, क्योंकि जो सल्फ्यूरिक अम्ल से भी बादल बन सकता है। अब ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल या फाइटोप्लैंक्टन जो है ये उत्पन्न करता है, और ये कहलाता है, जो उत्पन्न होता है इसका डाई मेथिल सल्फाइड के रूप में समुद्र से निकलता है। अब यही नहीं रहेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अभी इतना विशेष अध्ययन था ये, और इसके बारे में विस्तृत चर्चा भी हुई थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका, ये सारे सही हैं इसके। क्यों? क्योंकि देखिए कैल्शियम जो पादप जो की वृद्धि है उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से हो जाएगी, बिल्कुल। प्रवाल भित्ति वृद्धि उत्तरजीविता हो जाएगी, क्योंकि यही कोई प्रयोग करते हैं। इसका डिंभक पादप प्लवक होते हैं जो उत्तरजीविता प्रतिकूल हो जाएगी। मेघ बीजन और मेघों का बनना प्रतिकूल रूप से, लोगों ने इसको गलत कर दिया था, इसकी वजह से उनका ऑप्शन गलत हो गया था, जबकि इसका करेक्ट आंसर सही आपका डी है चारों से। आज का आखिरी प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है? याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न है कि जैसे राष्ट्रीय उद्यान है, रामसर सम्मेलन है, या वन्य अभयारण्य है, या जैवमंडलीय क्षेत्र, तो कहाँ वनों की में लोगों को जाने की परमिशन है या नहीं है? अच्छे से अगर चर्चा करें आप, ठीक है, तो एक चीज़ समझिए आप बात को। आप देखिए भारत के निम्नलिखित में किस आरक्षित क्षेत्र में स्थानीय लोगों को नहीं है? तो राष्ट्रीय उद्यानों में स्थानीय लोगों को वन उत्पाद करने तथा उन क्षेत्रों में उपलब्ध जीव भार को इस्तेमाल करने को नहीं होती, सिर्फ राष्ट्रीय उद्यानों में, याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर आप थोड़ा बहुत जा सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं जा सकते आप। ना ही आप यहाँ कह सकते हैं मुझे लकड़ी इकट्ठा करनी, ऐसा करनी है, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था, उम्मीद करता हूँ आज आपको बहुत मज़ा आया होगा, और अच्छे प्रश्न थे यार, अच्छे ऐसे तैयारी करते रहिए। अगर इसकी PDF आपको चाहिए तो चौहान एकेडमी का टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या कि फिर आप जो है इसके नीचे लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ आप इसको देख सकते हैं, तो आपको ही मिल जाएगा। बाकी अपने सुझाव सलाह देते रहिए और बहुत अच्छे से रहिए, ठीक है, खुश रहिए और बढ़िया तरीके से पढ़िए। और मैं बार बार कहता हूँ कि जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं लगाएंगे तब तक आप कितना भी पढ़ लें, तूफान पढ़ लें, सिलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक। और दूसरी चीज़ ये है कि कम पढ़ेंगे लेकिन क्वेश्चन लगाएंगे तो समझ बढ़ेगी कि क्या है क्या नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, लोगों तक शेयर करवाइए, बस इतना ही इसमें भी कह सकता हूँ। आप लोग एक क्लिक करके दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।